वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजस सर सोना जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ बुक से वेक्टर का एक्सरसाइज 10.3 का बताने जा रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगा प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन क्या है, प्रक्षेप क्या है, प्रक्षेप से रिलेटेड आप लोग सवाल तो बना लेते होंगे, लेकिन प्रक्षेप क्या चीज है मैं उसे बताऊंगा। यदि कोई दो सदिश ए एवं वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए का बी पर सदिश कैसे निकलता है उसका थ्योरी बताऊंगा। साथ ही साथ वेक्टर ए का बी पर जो प्रक्षेप होता है वो क्या होता है वो सारा का डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग लाइक अवश्य करेंगे वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का लाइक और प्यार मिलेगा तो मुझे निरंतर आप लोगों के बीच आने का एक प्रेरणा मिलती रहेगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करेंगे और कैसा लगा मुझे अवश्य बताएंगे। देखिए सबसे पहले प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो देख बाबू, प्रक्षेप यानी प्रक्षेप को हम कह सकते हैं हस्तक्षेप। ने कहता है कि तुम कोई काम करता है, तुम लोग थोड़ा समझो, तुम लोग कोई काम करता होगा तो कोई दोस्त आता होगा, कहता होगा कि ये काम मत करो, ये काहे करता है, तो वो आकर के तुम पर हस्तक्षेप कर देता है। तो वही चीज मैथ्स में है, वही प्रक्षेप है, वही प्रोजेक्शन है। जैसे कैसे भाई, देखो हम पहले एक ड्राइंग लेंगे। माना कि एक दिष्ट रेखाखंड एल है। दिष्ट रेखाखंड का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हुए जाने वाली रेखाखंड क्या है, एक एल है, ठीक है। अब उसके बाद उस दिष्ट रेखाखंड पर एक रेखा यानी इस एल के रेखा के दिष्ट रेखाखंड के दिशा में, यानी जैसे इस दिशा में है उसी दिशा में एक रेखा ए बी है, समझे कि नहीं। उसी दिशा में क्या है, एक रेखा ए बी है। तो इस ए बी का इस दिष्ट रेखा एल पर जो प्रक्षेप होगा वो होगा ए सी। यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वही होगा प्रक्षेप। बोलेगा कि सर काहे सर, अच्छा ठीक है, तुम लोग को बताएंगे कि एगो बांस लेते आओ। बांस जानते हो जो कि बड़का बड़का वो रहता है बांस। अब बांस को यहाँ पर गाड़ के दिखा दो, बांस गाड़ेगा कि क्या करते नहीं गाड़ने देंगे, कि रोक लेगा। यहाँ भी बांस गाड़ेगा तो रोकने देगा नहीं, यहाँ भी बांस गाड़ेगा तो नहीं रोक, यानी यहाँ पर कुछ नहीं करने देगा इतना दूर तक में, क्योंकि इसका अधिकार यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पर इस रेखा का अधिकार है। इसका मतलब इस एल दिष्ट रेखा पर, इस एल दिष्ट रेखा पर ए बी का जो हस्तक्षेप हो रहा है कहाँ तक, ए सी तक हो रहा है कि नहीं, ए सी तक हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यानी ए बी का जो इस दिष्ट रेखा एल पर जो प्रक्षेप हो रहा है वो ए सी हो रहा है। प्रक्षेप को बी से इंडिकेट किया जाएगा, प्रोजेक्शन, समझे कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि यदि आपका रहेगा क्वेश्चन कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, प्रक्षेप क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र होगा यानी ए डॉट बी बाय मॉड बी, ठीक ना, ये होगा। यानी ए का बी पर प्रक्षेप ये होगा, ए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। यदि आपसे पूछेगा कि प्रक्षेप किसे करते हैं तो सबसे पहले एक रेखा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेखा जो है दिष्ट रेखाखंड एल ले लिए। अब एल ले लिए और उसी दिष्ट रेखाखंड में एक रेखा ए बी ले लिए, एक रेखा ए बी ले लिए। तो ये ए बी जो देखिए ये एंडिंग पॉइंट बी हो रहा है, तो ये बी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप जो है यानी ये रेखा चाहेगा यहां पर कुछ भी काम करने के लिए, पांच लगाने के लिए कहेगा यहां से यहां तक में, तो ये रोक देगा कि नहीं, इसके बाहर इसके बाहर कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी रेखा दिष्ट रेखा एल कल के अनुदिश यदि कोई रेखा थीटा कोण पे झुकी है, कोई कोण पर झुकी हुई रहती है ना, थीटा कोण पे झुकी हुई रहती है, तो वह जो रेखा झुकी हुई रहती है वह जितना उस रेखा का हस्तक्षेप करता है वह हस्तक्षेप रेखा ही उसका प्रक्षेप कहलाता है। जैसे यहां से यहां तक का जो हुआ वेक्टर ए हुआ और ये पूरा जो है दिष्ट रेखाखंड का वेक्टर निरूपित कर रहा है बी, तो इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रक्षेप होगा ए डॉट बी बटे मॉड बी होगा। याद रखिएगा एक चीज, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो प्रक्षेप का मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, समझे क्या, प्रक्षेप बराबर क्या होता है 0। क्यों भाई, क्योंकि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, जैसे ये रेखा देखिए, अब ये देखिए मान लीजिए दिष्ट रेखाखंड ये हो गया, दिष्ट रेखाखंड ये हो गया। अब इस पर कोई लाइन यानी एक रेखा ए भी 90 डिग्री है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है।
अब यहाँ पे 90 डिग्री है, कौन यहाँ जैसे 90 डिग्री नहीं, कोई थीटा था, लेकिन जब 90 डिग्री होगा तो बताइए यहाँ पर आप कोई बांस लगा सकते हैं कि नहीं, कुछ भी तो लगा सकते हैं, कुछ भी तो लगा सकते हैं, तो ये रेखा आपको रोकेगा कभी नहीं रोकेगा। इसका मतलब इस रेखा का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, आप कुछ भी काम कीजिए, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री को छोड़ करके कुछ हुआ तो यहां से यहां तक में देखिएगा, यहां पर नहीं लगाने देगा कुछ, यहां भी नहीं करने देगा कुछ, इसका मतलब इस AB का इतना दूर तक इस रेखा पर हस्तक्षेप है, इसीलिए ये AC क्या कहलाया, प्रक्षेप कहलाया। तो बताइए बच्चा, प्रक्षेप समझ गए? प्रक्षेप यदि समझ गए होंगे तो लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट, जैसे देखिए मान लीजिएगा एनसीईआरटी का 10.3 एक्सरसाइज का मैं चल रहा हूं लेकर के, देखिए क्वेश्चन नंबर प्रक्षेप से रिलेटेड 3 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। कह रहा है क्या, सदिश यानी वेक्टर A इक्वल टू I प्लस वेक्टर C, ठीक, और वेक्टर B इक्वल टू I माइनस J का, यानी इसमें वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या कर रहा है, यदि वेक्टर A बराबर I प्लस J और वेक्टर B बराबर I माइनस J, तो वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप ज्ञात करें, प्रोजेक्शन ज्ञात करें। तो देखिए A का B पर प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B बटे मॉड B। तो यहां देखिए प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, इसको P से इंडिकेट करते हैं वेक्टर P इक्वल टू, तो ये क्या होता है, देखिए A डॉट B, तो A डॉट B, A का वैल्यू क्या है, वेक्टर I प्लस वेक्टर J डॉट वेक्टर I माइनस J। बाई क्या होता है, मॉड B हो, सॉरी परिमाण B होता है, B का क्या होता है, परिमाण होता है। तो आप ध्यान दीजिए, किसी का भी परिमाण, जैसे आप B है तो इसका परिमाण देखिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं किसी का भी परिमाण जो होता है, ये सूत्र होता है परिमाण B बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए I परिमाण भी होता है, तो I के साथ क्या गुना है 1, इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। J के साथ क्या है -1, तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ के वाला टर्म नहीं है इसलिए 2 ही टर्म हो गया। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो देखिए ये I डॉट I 1, ये डॉट प्रोडक्ट ये 1 हो गया, फिर देखिए प्लस J डॉट माइनस J, ये हो गया -1 बटे क्या हो गया रूट अंडर 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया -1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही ना होगा। तो अब देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 बाय रूट 2 बराबर क्या होगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस A का B पर प्रक्षेप जो है 0 है, इसका मतलब A का B पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, समझे कि नहीं, A का B पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। और यदि आप पूछेगा कि इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि जब भी प्रक्षेप का मान 0 होगा तो कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बताइए स्टूडेंट, समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 12th मैथ बुक का, कह रहा है कि सदिश I प्लस 3J प्लस 7K का 7I माइनस J प्लस 8K पर प्रक्षेप ज्ञात करें। यदि इसका देखिए फिगर यदि बनाने के लिए कहेगा, तो इसका मतलब ये जो है दिश रेखाखंड, ये इसका कह रहा है, इसका इस पर प्रक्षेप निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये जो है 7I माइनस J और प्लस 8K ये वेक्टर है, इसको मान लीजिए वेक्टर B, ठीक ना, ये वेक्टर B। अब इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए ये वेक्टर A है, इक्वल टू I प्लस 3J प्लस 7K, ठीक, प्लस 7K, ठीक ना। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो डिफरेंट है इसका हस्तक्षेप यहाँ तक होगा, इसका मतलब यही इसका प्रक्षेप कहलाता है, तो इसको मान लीजिए प्रोजेक्शन B, ठीक ना। तो अभी जस्ट बताए थे, यानी वेक्टर A का वेक्टर B की दिशा में प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन वेक्टर A डॉट B बाय मॉड B होता है, परिमाण भी होता है। परिमाण क्या होता है B? तो वेक्टर A इक्वल टू क्या है बाबू, वेक्टर A इक्वल टू है I प्लस 3J प्लस 7K है, ठीक। वेक्टर B इक्वल टू क्या है, वेक्टर B इक्वल टू क्या है 7I माइनस J प्लस 8K। सबसे पहले परिमाण B का निकाल लीजिए, क्योंकि यह परिमाण निकालता है, तो परिमाण B निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं परिमाण का सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो परिमाण B बराबर जो होगा, देखिए I के साथ गुना है 7,
तो इसलिए x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, j के साथ -1 तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखा जाए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा k के साथ यानी z है 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। तो अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 7 1 गुना 1 8 64। अब इस टोटल परिमाण b बराबर देखिए 4 1 5 5 ना, यानी परिमाण b बराबर जो होगा रूट अंडर देखिए 4 1 5 5 9 14 14 के 4 हाथ से 1 6 4 10 10 1 11 114 परिमाण 114 हो गया। अब हमको प्रक्षेप निकालना है यानी प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन वेक्टर a डॉट b, तो a का वैल्यू क्या है देखो I प्लस 3j प्लस 7k ठीक, डॉट b है यानी b क्या है 7i माइनस j प्लस 8k है ठीक ना। और बाय क्या होता है a डॉट b बाय परिमाण b, तो परिमाण b का वैल्यू क्या है रूट अंडर 114। अब देखो प्रोजेक्शन वेक्टर p इक्वल टू, अब देखो डॉट गुणन में केवल सेंटर वाला गुना होगा 7, ध्यान दीजिएगा 7 गुना 1 7 गुना i 7i हो गया, ध्यान दीजिएगा 7 गुना 1 7i हो गया 7 हो गया। अब देखिएगा 3 गुना 1 -3 हो गया, फिर देखिएगा 8 से 3 56 हो गया। अब देखिए बट्टी क्या हो गया रूट अंडर 114 हो गया। तो अब देखिएगा i प्लस 1 गुना 7 7 हो गया, 3 गुना 1 -3 हो गया और 7 गुना 8 8 से 56। तो प्रोजेक्शन p इक्वल टू जो हो गया, तो आप देखिएगा 56 और 7 कितना हो गया 63, और 63 में से 3 को घटाए क्या बचे 60, 56 7 63 60 होते रूट अंडर 114 आंसर यानी प्रोजेक्शन हो गया ठीक है। बताए कोई प्रॉब्लम इसमें, प्रक्षेप यही हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10.3 का। इसके पहले वीडियो में मैं 1 नंबर का बता चुका हूँ, और चूंकि अभी मैं प्रोजेक्शन का थ्योरी बताया था इसलिए 10.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12th मैथ बुक का मैं 3 और 4 नंबर का बता दिया क्योंकि वो उसमें प्रोजेक्शन को निकालना था। तो अब 2 नंबर में कह रहा है कोण निकालने की, सदिश वेक्टर a i 2j 3 के वेक्टर b 3i 2j k के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण देखो क्या होता है, कोण निकालने के लिए cos थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो cos थीटा ये पहले ही बता दिया हूं a डॉट b बाय मॉड a मॉड b ठीक है ना, ये सूत्र होता है ठीक है। परिमाण a परिमाण b होता है, cos थीटा का सूत्र होता है a डॉट b बाय परिमाण a परिमाण b। तो सबसे पहले वेक्टर a का मान ये दिया है, वेक्टर b का मान ये दिया, तो दोनों का परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण a, तो हम परिमाण का सूत्र जानते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जानते हैं। तो परिमाण a बराबर, अब देखो इसमें i के साथ क्या गुना है कुछ तो 1, तो ये हो गया रूट अंडर 1 का स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर हो गया, और फिर z का स्क्वायर है, z क्या है 3 का स्क्वायर हो गया। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 किया 9, तो रूट अंडर 9 4 रहे 14। तो परिमाण a जो हो गया आपका रूट 14। अब परिमाण b भी निकाल लेते हैं, परिमाण मैग्नीट्यूड b निकाल लेते हैं। तो वही फार्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। परिमाण b में लिखिए 3 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया प्लस -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 3 9, 2 दूनी 4, अब 1 गुना क्या हो गया 1। अब देखिए 9 4 13 1 14 यानी क्या हो गया रूट 14। परिमाण b का भी मान कितना हो गया रूट 14 हो गया। अब देखो हमको कोण निकालना है, तो कोण के लिए क्या होता है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b। तो a का वैल्यू क्या है देखो i 2j प्लस 3k क्या डॉट b का वैल्यू क्या है देखो 3i 2j प्लस k। वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, तो ये आपका फर्ज बनता है लाइक करना स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा परिमाण फिर क्या नीचे होता है परिमाण a परिमाण b, परिमाण a का मान क्या है रूट अंडर 14, परिमाण b का वैल्यू क्या है रूट अंडर 14 कर दिए। तो देख स्टूडेंट्स cos थीटा इक्वल टू, अब देख डॉट प्रोडक्ट है तो 3i यानी 3 into 1 3, फिर देख -2 into -2 माइनस प्लस 4, फिर 3 into 1 तो प्लस 3 भाई क्या हो गया रूट 14 into रूट 14 क्या हो गया 14 हो जाएगा, क्योंकि रूट 14 में रूट 14 हो जाएगा। अब देखो 4 3 7 3 10, तो यहाँ पे जो हो गया cos थीटा इक्वल टू 4 3 7 3 10 10/14 10/14। अब देखो 2 5 10 2 7 14, तो ये cos थीटा बराबर हो गया
5/7 हो गया। cos थीटा बराबर क्या होगा 5/7। अब देखो इसलिए कोण निकालना है, तब थीटा बराबर cos, जब उधर चल जाएगा इनवर्स में इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 5/7 आंसर हो गया ये। यानी कि इस दोनों के बीच का जो एंगल निकला ये निकला। तो सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए 5 नंबर का बताने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी मैथ बुक का 12th का। करेक्ट 5 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध करें कि तीनों सदिश मात्रक सदिश है। यहाँ पे 3 वेक्टर दिए, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों यूनिट वेक्टर है यानी मात्रक सदिश है। और साथ ही साथ कह रहा है कि सिद्ध करें कि ये तीनों एक दूसरे पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है तीनों पर। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिस सदिश का परिमाण यदि 1 हो जाता है तो उसे मात्रक सदिश कहते हैं। तो सबसे पहले परिमाण ए निकालो, तो परिमाण ए निकाल लेते हैं भाई। तो परिमाण का जो सूत्र होता है हम जानते हैं कि मॉड परिमाण ए इक्वल टू √x² + y² + z² होता है, ठीक ना। तो परिमाण ए हो गया। तो देखो बाबू i के साथ जो गुना रहता है उसको x कहते हैं। तो 2 गुना 1 यानी 2/7 है कि नहीं, 2/7 का होल स्क्वायर हो गया। जो 1/7 गुना 3 भी, इसका मतलब 3/7 है कि नहीं, ये देखो 3/7 का होल स्क्वायर। फिर देखो जो फिर क्या होता है 6/7 है कि नहीं, 6/7 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि √x² + y² + z²। क्यों, क्योंकि देख बाबू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 × 1 3/7 हो गया, 6 × 1 तो 6/7 होगा, तो √x² + y² + z² होगा। तो देख बच्चा अब देख 2 दूनी 4, 4/49, 3 × 9, 7 × 49 प्लस 6 के 36/49। अब देखो 49 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 49 का एलसीएम क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे हो गया 4 + 9 + 36। अब देखो 36 में 45 7 49, तो ये क्या होगा 49/49, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा 1। तो परिमाण ए जो हुआ 1 हुआ, इसका मतलब ए जो हुआ मात्रक सदिश हो गया, क्योंकि ए का जो परिमाण निकला वो 1 निकला। अब देखो बाबू ध्यान देना, परिमाण बी निकालो, परिमाण बी निकालो। उसी प्रकार ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या होता है x² + y² + 6z² का रूट, तो ये 3/7, तो देखो 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि 1/7 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 1 3/7, 6 × 1 -6/7, 2 × 1 2/7 प्लस क्या हुआ 2/7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख स्टूडेंट्स ध्यान देना, तो 3 × 9, 3 × क्या हो गया 9, देखो बटे 49, 6 के 36 माइनस तो प्लस हो जाएगा बटे 49, 2 दूनी 4 बटे क्या हो गया 49। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, 49 का एलसीएम क्या हो जाएगा 49 का एलसीएम क्या हो जाएगा यानी 49 का जो एलसीएम होगा 49। अब इसको जोड़ो 36 में 45 से 49, ये भी 49 एलसीएम, ये क्या हो गया, ये भी आपका कैंसिल क्या होगा, क्योंकि √1 होगा तो 1 ही होगा ना। तो परिमाण b इक्वल टू क्या होगा, परिमाण b इक्वल टू क्या होगा 1। अब देख बाबू नेक्स्ट चलेंगे, अब परिमाण c निकालेंगे, परिमाण c निकालेंगे, ध्यान देना परिमाण c यानी अब देखो चूंकि परिमाण b1 का मान कितना गया 1, इसलिए ये भी क्या हो गया मात्रक सदिश हो गया कि नहीं, जिसका परिमाण 1 होगा वो मात्रक सदिश। अब परिमाण b c निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो परिमाण c क्या है, वेक्टर c क्या है 6/7 है, 2/7 है और -3/7 है कि नहीं। तो रूट अंडर क्या होता है x² + y² + z², तो यहाँ पे 6/7 का स्क्वायर होगा, 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा, 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए -3 × 1 है तो -3/7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे। देखिए 7 × 49 49 का वर्गमूल तो 49 ही होगा ना, 6 के 36 अब सॉरी 7 × 49 का एलसीएम क्या होगा 49। तो अब देखो 36 + 4 + 3 × 9 36 + 40 = 49। देखो स्टूडेंट 49, ध्यान देना आप लोग को समझ में आ रही है। अब देखो सबको जोड़ दो, यानी परिमाण c बराबर √49/49, क्योंकि 36 + 40 = 49/49 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब a का भी परिमाण 1, b का भी परिमाण 1 और परिमाण c का भी परिमाण क्या हो गया 1, इसलिए प्रूव हो गया वेक्टर a, वेक्टर b तथा वेक्टर c मात्रक सदिश है या इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है या हम इसको यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि साबित करेंगे मात्रक सदिश के अलावा ये लंब सदिश भी है।
तो सबसे पहले परस्पर एक दूसरे पर लंब है, इसका मतलब ये तीनों, ये इस पर भी लंब है, ये इस पर भी लंब है, ये जो है इस पर भी लंब है, ये साबित करना है। तो हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ए परपेंडिकुलर, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले वेक्टर ए को ले लीजिए, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी को ले लेंगे, ए और बी के लिए। तो वेक्टर ए का मान क्या है, 1/7। फिर देखिए कि क्या है, 2i प्लस 3j प्लस क्या है 6k। फिर देखिए क्या है, मल्टीप्लाई डॉट, फिर क्या है, वेक्टर बी का मान 1/7 है, तो 1/7 है, तो देखिए 1/7 यहां पे लिख देते हैं, डॉट में है 1/7, ठीक। उसके बाद क्या है देखिएगा, 3i, फिर क्या है -6j दिखाई दे रही है ना, देखिए -6j है, और प्लस क्या है, 2k, प्लस 2k कर दिए, ठीक, प्लस 2k कर दिए। देखो बाबू ध्यान देना, ए डॉट बी चेक कर रहे हैं लंब के लिए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं। अब देखो ये 1/7 into 1/7 क्या होगा, 1/49 अलग कर देते हैं। अब देखो 2i into 3i, तो 2 तिया 6 डॉट प्रोडक्ट है। अब देखो 6 तिया 18 -18, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखो 6 दूनी 12, तो अब यहां देखो बाबू 12 6 18, इसका मतलब 1/49 into क्या होगा, 0। यहां देखो 12 और 6 18, 18 माइनस 18 क्या होगा, 0, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो गया। इसलिए यहां पे देखो बाबू ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर बी है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है। अब देखो उसी प्रकार बी डॉट सी करेंगे, ये तो समझ ही गया होगा, ये चीज तो इसको मिटा देते हैं, ये क्यों है तो समझ ही गया क्या, क्योंकि सब का परिमाण क्या निकला है, एक, इसलिए सब मात्रक सदिश है। अब देखो ध्यान देना, हमको सिद्ध क्या करना है कि तीनों एक दूसरे पर लंब भी है, तो चलो ध्यान देना। अब देखो a डॉट b इक्वल टू 0, इसलिए a और b लंब है। अब देखो नेक्स्ट अगेन ध्यान देना, अब वेक्टर b डॉट वेक्टर c निकालो, तो वेक्टर b का वैल्यू क्या है, देखो 1/7। अब देखो वेक्टर c में भी 1/7, तो 1/7 को यहीं पे वहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक। उसके बाद क्या है, यानी 3i -6j प्लस 2k डॉट, उसके बाद वेक्टर c है 6i क्या प्लस 2j माइनस 3k। अब यहां पे देखो 1 into 1 1, 7 7 49, 7 into 7 49, 3 into 6 क्या हो जाएगा 18, 6 तिया 18। फिर देखो -6 into 2 -12, फिर देखो 2 into -3 -6। अब यहाँ देखो 1/49 और माइनस देखो यहाँ पे 18, 12 6 18, 18 में से 18 घटेगा क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 में 12 6 18, 18 में 18 घटेगा क्या हो जाएगा, 0। तो 1/49 0 क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ देखो वेक्टर b डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0, देयरफॉर b परपेंडिकुलर c, यहाँ a और b भी परस्पर लंब हो गया, यहाँ b और c भी लंब हो गया। अब चलो, अब हमको a और c के बारे में देखना है, तो अब चलो अगेन a डॉट c करो, तो a का वैल्यू क्या है, देखो 1/7, और c में भी देखो 1/7 है, 1/7 को पहले डॉट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक ना। और फिर क्या है, c में है 6i, यहाँ पे क्या है देखो 6i प्लस 2j माइनस 3k, अब देखो इसका डॉट करो, देखो 1 into 1 क्या हो गया, 1, 7 7 49, 7 into 7 49। अब देखो 2 into 6 क्या हो गया 12, फिर देखो 3 into 2 क्या हो गया 6, फिर देखो यहाँ पे -3 into 6 माइनस क्या हो गया 18 हो गया, -18 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ a डॉट c चल रहा है, यानी a डॉट c इक्वल टू 1/49। अब यहाँ पे देखो 12 और 6 क्या हो गया 18, 18 माइनस 18 क्या हो गया 0, इसका मतलब ये भी क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया, यानी a डॉट c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a डॉट b इक्वल टू 0, b डॉट c इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इक्वल टू 0 हो रहा है, तीनों बराबर 0 हो रहा है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे का क्या हो रहा है 0, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c परस्पर लंब है,
तो आप लोग समझ ही गए अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं यहीं तक रहूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ लाइक करना वीडियो को ना छोड़ेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज समंजय कुमार पांडे या इंस्टाग्राम समंजय पांडे पर भी मैसेज करके आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।